हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सीधी सास का टेढ़ा जवाब। सुबह के 10 बज गए। रसोई में कल के बर्तनों का ढेर लगा है। चलो उठो, पहले उनको साफ करो, उसके बाद खाना बनाओ। जैसे तैसे मैंने अपने नाश्ते का इंतजाम किया है। बहाने मार कर लेटी हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। बहू, मैं बहाना नहीं मार रही, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी दवाई लेकर लेटी थी, हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। ऐसे कैसे काम नहीं कर पाओगी? दवाई खा ली है ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। और चुपचाप से उठो, घर का सारा काम करो। तुम्हारे रहते मैं घर के कोई काम नहीं करूंगी। मैंने अपने मायके में नहीं किया तो इधर भी नहीं करूंगी। कह बहू प्रिया अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसे याद आया कि शादी से पहले उसकी सहेली नीता ने उससे क्या कहा था। प्रिया, सुना है तेरे ससुराल में एक नहीं दो सास है। हाँ नीता, तूने बिल्कुल सही सुना है। अरे यार, मुझसे अपनी अकेली सास नहीं झेली जाती, तू ससुराल में दो सास को कैसे झेलेगी? मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही है। क्यों, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है और इसमें डरने वाली क्या बात है? अच्छा है ना, घर में दो सास है तो मुझे कम काम करना पड़ेगा। दोनों पर अपना रौब चलाऊंगी। घर में दो सासों से खूब सारा काम करवाऊंगी। मेरे लिए तो अच्छा है। प्रिया की बात सुनकर उसकी सहेली नीतू चौंक जाती है और कहती है, सच में प्रिया, तू ऐसा कर पाएगी क्या? मैं तो ऐसा अपने ससुराल में कभी नहीं कर पाई। तू देख लेना, अगले हफ्ते ही मेरी शादी है और आ जाना देखने के लिए कि मैं किस तरह से अपने ससुराल में रहती हूँ। तू सुनती होगी अपनी सास के ताने, मैं अपने ससुराल में सास के ताने सुनने वाली नहीं हूँ। नीता को प्रिया की बातें सुनकर आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है और कहती है, ठीक है, हो जाने दे तेरी शादी, फिर देखते हैं तू कितना अपनी सास से काम करवाती है और कितना खुद करती है। हाँ हाँ, देख लेना, जब मायके में कुछ नहीं किया तो ससुराल में क्यों करूँगी? मायके में मेरी माँ और मेरी भाभी ने मुझे पलंग पर बिठाकर खिलाया है, कभी कोई काम नहीं किया। तो तुम्हें क्या लगता है ससुराल जाकर काम करूँगी? कुछ दिनों में प्रिया की शादी रमेश से हो जाती है। प्रिया ससुराल में बहू बनकर आ गई। बाहर से ही घूंघट की आड़ से पूरे ससुराल को निहारती है। उसका ससुराल बड़ा ही सुंदर बना हुआ है। घर भले ही पुराने डिजाइन का बना हो, लेकिन बहुत ही नक्काशी वाला घर था, जिसे देखकर प्रिया मन ही मन खुश हो जाती है कि उसके ससुराल का घर इतना अच्छा है। चलो अब पूरे घर पर वो राज करेगी। आंगन में बैठी हुई प्रिया अपने सर के पल्लू को पीछे खिसकाते हुए कहती है, ओहो कितनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में मुझसे पर्दा नहीं किया जा रहा है। तभी प्रिया की बड़ी सास, जो कि पास में ही कुछ काम कर रही थी, प्रिया से कहती है, बेटा अभी तुम घर में नई नवेली बहू हो तो तुम्हें कुछ समय के लिए पर्दा करना पड़ेगा। और घर में इतने सारे रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग भी बैठे हुए हैं, अभी पर्दा कर लो, फिर अपने कमरे में जाकर अपने हिसाब से बैठ लेना। प्रिया, जो कि स्वभाव से बड़ी ही तेज तरार लड़की थी, कहीं ऐसा ना हो कि आज वह सास की बात मान ले तो हमेशा के लिए उसे सर पर पल्ला लेना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सास से कहती है, माँ जी, मुझे पल्ले के साथ बड़ी ही घुटन हो रही है, कभी पहले किया नहीं तो आदत ही नहीं है। एक काम करो, मुझे मेरा कमरा बता दो, उधर ही जाकर के आराम से बैठूंगी। इधर भीड़ भाड़ में बैठकर मेरा मन बड़ा ही घबरा रहा है। ठीक है बेटा, अपनी छोटी बेटी को आवाज देकर कामिनी जी कहती है, छोटी भाभी को कमरे में ले जाओ। छोटी भाभी का हाथ पकड़कर खुशी से कमरे में ले जाने लगती है। तभी प्रिया की छोटी सास कमला जी छोटी को डांटते हुए कहती है, भाभी को कहाँ लेकर जा रही हो? अभी बहुत सारी रस्में बाकी है, रस्मों को पूरा किए बिना तुम कहीं नहीं जाओगी बहू, आंगन में बैठो। छोटी सास की बात सुनकर प्रिया को गुस्सा आता है, मन मारकर आंगन में बैठ जाती है। उसे इतना समझ में आ जाता है कि उसकी बड़ी वाली सास सीधी साधी है, लेकिन छोटी वाली सास तेज है। लेकिन कोई बात नहीं, मन ही मन पे सोचती है, मैं दोनों को संभाल लूंगी।
प्रिया ससुराल में जाते ही नखरे दिखाने लगती है। कभी खाने पीने में नखरे दिखाती है तो कभी पहनने ओढ़ने में नखरे करने लगती है। मुझसे साड़ी नहीं पहनी जाती, मुझे सूट पसंद है, मैं सूट ही पहनूंगी। मैं अपने मायके में बहुत ही ऐशो आराम के साथ रही हूँ। जिस चीज की डिमांड करती थी मेरे मम्मी पापा उसे ला कर देते थे। इस तरह से जब देखो तब अपने मायके की हेकड़ी बघारती रहती थी। कुछ दिनों के बाद सारे रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले जाते हैं। 4 दिनों में पग फेरे की रस्म होने के बाद प्रिया वापस से अपने ससुराल आ गई। बचे हुए रीति रिवाज को पूरा करने के बाद कमला जी एक छोटा सा बैग लगाकर जाने लगती है तो प्रिया पूछती है, छोटी मम्मी जी आप कहाँ जा रही हैं? क्यों बेटा तुम्हें पता नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, किसी दूसरे शहर में रहती हूँ। वहीं पर एक छोटा सा कमरा लिया है, छुट्टियों पर ही आ पाती हूँ। कभी कभी शनिवार रविवार छुट्टी होता है तभी आ पाती हूँ, फिर अगली सुबह सोमवार को चली जाती हूँ। लेकिन मम्मी जी आप उधर क्यों रहती हैं? बहू मैं उधर एक सरकारी ऑफिस में काम करती हूँ, इसलिए मुझे यह भागा दौड़ी करनी पड़ती है। लेकिन अब तो मुझे इस सब की आदत पड़ गई है, कितने सालों से यही सब तो कर रही हूँ। घर पर कामिनी दीदी सब कुछ संभाल लेती है। घर में कामिनी दीदी ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है तभी मैं नौकरी कर पाई हूँ। अगर कामिनी दीदी मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं कभी नौकरी नहीं कर पाती। जब मैं शादी होकर आई थी, शादी के 1 साल बाद मेरी नौकरी लग गई, लेकिन सासू माँ और ननद जी ने मुझे नौकरी करने से साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर तुम नौकरी करोगी तो घर के काम धाम कौन करेगा? मेरी बेटी घर के काम में हाथ नहीं बटाएंगी, तुम दोनों घर के सारे काम निपटाना, मैं और मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करेंगे। कामिनी दीदी जानती थी कि मुझे पढ़ाई का और नौकरी करने का कितना शौक है। जब ससुराल में सभी लोग मेरी नौकरी के लिए मना कर देते हैं तो मैं निराश और मायूस होकर के कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि मेरे पति ने नौकरी करने से कभी मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी हाँ भी नहीं किया था। फिर यह कहे कि वह अपनी माँ के आगे ज्यादा बोल नहीं पाते थे। लेकिन फिर कामिनी दीदी ही थी जो मेरे पास आई और कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगी, तू आराम से अपनी नौकरी कर और फिर पास के शहर में ही तो नौकरी करनी है, जाती जाती रहना। तभी प्रिया का पति रमेश आता है और कहता है, अरे माँ जल्दी कीजिए वरना शहर जाने वाली बस निकल जाएगी, मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ आता हूँ। कामिनी जी कहती है, हाँ बेटा बस छोटी के लिए कुछ सामान बांध रही हूँ जिसे वह खाती पीती रहे। अरे मौसी माँ कुछ दिनों के लिए ही तो जा रही है, अभी फिर से आ जाएगी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बड़ी माँ को मौसी क्यों कह रहे हो? रमेश कहता है, क्योंकि यह मेरी मौसी है। मेरी माँ और मौसी दोनों सगी बहनें हैं और दोनों की शादी मेरे पिताजी से हुई है। इतना कहकर रमेश बैग उठाकर मोटरसाइकिल पर रख लेता है और माँ जी अपनी बहन को समझा कर जाती है कि बहू के साथ आराम से रहना, कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना, आ जाऊंगी। कामिनी जी हमेशा से घर की जिम्मेदारियों को संभालती आई है, लेकिन कमला जी भी अपनी बड़ी बहन के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी, जैसे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खाने पीने में कोई कमी न होने देना। इस तरह दोनों ही बहनें बड़े ही लाड प्यार से रहा करती थी। फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर वह बस स्टॉप के लिए चली जाती है। इधर प्रिया के दिमाग में तमाम सवाल उमड़ रहे थे। कमला जी के जाते ही वह कामिनी जी के पास आती है और कहती है, मम्मी जी आपसे एक बात पूछनी है, बुरा तो नहीं मानोगी? सरल स्वभाव की कामिनी जी हंसते हुए कहती है, हाँ बेटा पूछो, क्या बात पूछनी है? पिताजी आपकी छोटी बहन से दूसरी शादी क्यों की और आपकी छोटी बहन ही आपकी सौतन बनकर आ गई? कहीं न कहीं प्रिया सरल स्वभाव की कामिनी जी को भड़काने की कोशिश कर रही थी। कामिनी जी बड़ी ही सरलता से कहती है, बेटा जब मेरी शादी इस घर में हुई थी तब 10 साल तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। इस वजह से मेरी सास मुझे बहुत खरी खोटी सुनाती थी, आए दिन घर में झगड़ा करती थी। मैं बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी, 10 साल हो गए अभी तक कुल दीपक नहीं दिया, जबकि तुम्हारे ससुर जी यानी मेरे पति दूसरे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सास ननद के आगे मेरे पति की और मेरी एक न चली। जब यह बात मेरे पिताजी को पता चली तो वह मेरे ससुराल आए
और मेरी सासू माँ से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि दामाद जी की दूसरी शादी मत करवाओ। मेरी बेटी बहुत सीधी सादी है, अगर उसकी दूसरी शादी करवाती तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा? तो क्या तुम्हारी बाच बेटी को मैं पूरी जिंदगी अपने घर में रखूंगी? मेरे घर का कुल दीपक कौन देगा? मेरा वंश खत्म हो जाएगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब मेरी सास नहीं मानी तो थक हार कर मैंने अपने पति के दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। तब मेरे पिताजी ने निर्णय लिया कि वह अपनी छोटी बेटी कमला का विवाह दामाद जी से करवा देंगे। दोनों सगी बहनें मिलजुल कर प्रेम से रह लेंगी। इस सारी परिस्थितियों को समझने के बाद कमला शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह से मेरी बहन की शादी मेरे ही पति से हो गई। शादी के बाद भी हम दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, बड़े ही प्रेम से रहते हैं। कमला शहर में नौकरी करती है, हर हफ्ते घर आ जाती है, उसके बाद चली जाती है। घर पे सारा कुछ मैं ही संभालती हूँ। समय के साथ ननद जी की शादी हो गई और मेरी सास भी स्वर्ग को सिधार गई। अब मेरा बड़ा छोटा सा परिवार है। रमेश इसका एक छोटा भाई और भी है, लेकिन वह शादी में नहीं आ पाया क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे। लेकिन हाँ, जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे अपनी भाभी से मिलने के लिए बड़ा ही उतावला है, जल्द ही आएगा। और एक छोटी बेटी है, वो भी बाहर पढ़ रही है। अब सब बातें सुनकर प्रिया को इतना तो समझ में आ गया था कि उसकी बड़ी सास बहुत ही सीधी साधी है, जिसका वह फायदा उठा सकती है। जब तक कमला जी घर पर रही तब तक प्रिया भी ठीक से रही, लेकिन कमला जी के जाते ही अपने कमरे में जाकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। दोपहर में कामनी जी बहू के कमरे में जाती है, कहती है कि बहू दोपहर 1 बज रहे हैं, खाने का समय हो रहा है। मैंने सब्जी काट कर रख दी है, तुम सब्जी बना दो और रोटियां भी निकाल लो। तुम्हारे ससुर जी को 1 बजे तक खाना खाने की आदत है, आज तो वैसे भी लेट हो गया है। माँ जी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। बभी अभी दवाई ली है, दवाई लेने से बहुत तेज नींद भी आ रही है, मैं रसोई में खड़ी नहीं हो पाऊंगी। कहीं ऐसा न हो कि मुझे चक्कर आ जाए, तो प्लीज आज का खाना आप ही बना लीजिए। कामिनी जी कहती है, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, खाना मैं बना लेती हूँ। कामिनी जी जल्दी से सब्जी बना देती है। जैसे ही खाना बन जाता है, प्रिया सबसे पहले खाना परोसकर कमरे में ले गई। माँ जी, भूख की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं खाना खा लूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? इतना कहकर बहू प्रिया खाना खाने लगती है। अब शाम के समय खाना बनाने की बारी आई। शाम के समय प्रिया मायके में फोन पर बात करने लगी। कामिनी जी शाम को फिर से बहू के कमरे में गई कि बहू खाने का समय हो गया है। तो बहू ने फोन एक तरफ रखते हुए कहा, माँ जी, मेरी माँ का फोन आया है, उनकी बहुत याद आ रही थी, अभी मैं बात कर रही हूँ, शाम का खाना आप ही बना लो। बहू ढूंढ ढूंढ कर बहाने बनाने लगी काम ना करने के, और इधर सीधी सादी कामिनी जी समझ ही नहीं पाई कि बहू चालाकियां दे रही है। उन्हें तो यही लग रहा था कि सच में दोपहर में बहू का सर दुख रहा था और अभी वह माँ से बात कर रही है। कामिनी जी को खाना बनाने के साथ घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, उन कामों में बहू बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती। बेटा भी सुबह से ऑफिस में रहता है, पास के ही शहर में नौकरी करता था, जो सुबह ही चला जाता है और रात तक वापस आता, तो उसे घर का कुछ अता पता नहीं रहता। उसे तो यही लगता था कि घर में सारा काम उसकी पत्नी प्रिया करती है, और प्रिया भी जैसे ही रमेश आता था कोई न कोई काम पकड़कर बैठ जाती थी, जिससे रमेश को ऐसा लगता कि वह पूरे दिन से काम में लगी हुई है। पहले तो प्रिया घर में साफ सफाई का काम भी कर लेती थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसे वह काम भी भारी लगने लगा है। एक दिन वह बड़े ही प्यार से बातों में चाशनी घोलकर कामिनी जी से कहती है, माँ जी, मेरी कमर में बड़ा दर्द होता है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे झाड़ू पोछा नहीं किया जाता, और वैसे भी हमारा घर कितना बड़ा है, पूरे घर का काम करते करते मेरी कमर ही टूट जाती है। आप एक काम किया करो, हमारे घर का खाना वैसे भी 1 बजे तक बनता है, सुबह जल्दी उठ जाया करो, तो पूरे घर की साफ सफाई आप कर लिया करो, इसके बदले मैं रसोई का काम संभाल लूंगी। कामिनी जी सोचती है कि ठीक है, यह काम तो मैं पहले भी करती थी, अगर बहू रसोई संभाल लेगी तो मैं साफ सफाई का काम कर लिया करूंगी। माँ जी, मेरे कमरे में भी साफ सफाई कर देना, बेड के नीचे अच्छे से कचरा निकालना,
दरअसल कमर की दर्द की वजह से मैं ठीक से सफाई नहीं कर पा रही थी, इसलिए बेड के नीचे बहुत गंदगी जमा हो गई है, अच्छे से साफ कर देना। साफ सफाई का काम प्रिया सीधी सादी कामिनी जी को पकड़ा देती है। कुछ दिन तक तो प्रिया रसोई में काम करती है, लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि उसकी सास घंटे भर में साफ सफाई का सारा काम कर लेती है, उसके बाद वह फ्री हो जाती है, तो वह फिर से रसोई के कामों में बहाने मारने लगी। कभी मेरे सर में, कभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो कभी पेट में दर्द हो रहा, तो कभी प्रिया के कमर में दर्द होने लगता। इस तरह से बहाने करके उसने ज्यादातर घर के सभी काम कामिनी जी को ही पकड़ा दिए और खुद पूरे दिन कमरे में आराम करती। एक दिन प्रिया के मायके से उसके भाई भाभी बहनें सभी आए थे। कामिनी जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, तरह तरह के पकवान बनाए, सबको खाना खिलाया। इतना सारा काम करते करते कामिनी जी बहुत थक गई थी, तो वो प्रिया से कहती है, बेटा खाने पीने का सारा काम मैंने समेट लिया है, सुबह साफ सफाई भी समय पर कर दी थी, लेकिन अब मेरी कमर में दर्द होने लगा है। रसोई में जितने भी बर्तन पड़े हैं वो तुम धुल लो और साथ ही रसोई की सफाई भी कर देना। अजी मैं कैसे बर्तन धुल सकती हूँ, मेरे इतने बड़े बड़े नाखून बर्तन धुलने से टूट जाएंगे, और कल ही मैंने अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाई है, ढेर सारे बर्तनों को धुल के मेरे सारे नेल्स खराब हो जाएंगे और नेल पॉलिश भी छूट जाएगी। एक काम करना, खाना तो शाम का रखा ही है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शाम को तुम बर्तन धो लेना। दूसरे दिन कामिनी जी जब सोकर उठी तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह सुबह बेटे ने देखा तो कहा, मौसी माँ आपको तो बुखार है, लो शहर लेकर चलता हूँ, आपको अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगा। कामिनी जी कहती है, बेटा इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि शहर जाना पड़े, एक काम करो, पिछली बार डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वही खा लेती हूँ, अगर 2 दिन में बुखार ठीक नहीं होता तो फिर तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। रमेश के जाने के बाद कामिनी जी दवाई लेकर लेट जाती है। तभी उनकी बहू प्रिया उन्हें झकझोरते हुए कहती है, अभी तक सो रही हो, देख नहीं रही हो कि कल के सारे बर्तन पड़े हैं, उठो और धो, मैं नहीं धोने वाली। बीमारी के हालत में भी कामिनी जी घर का सारा काम करती है। इधर 2-3 हफ्तों से छोटी सास यानी कि कमला जी घर नहीं आ पाई, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खराब थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा और दोबारा से दिखाने के लिए कहा। अब गांव से वापस दिखाने के लिए आना पड़ता, तो इस शनिवार रविवार को उन्होंने गांव जाना कैंसिल कर दिया। और फिर अब घर पर बहू भी आ गई थी, जिसकी वजह से वो बेफिक्र हो गई थी कि चलो उनकी बहन के साथ काम करने के लिए बहू आ गई है, घर कुछ जिम्मेदारियां उनकी कम होगी। तो कमला जी को हमेशा मन में यही मलाल रहता था कि पूरी जिंदगी उनकी बहन ने काम किया है, उनके लिए कितना समझौता किया है, तो कम से कम आज बहू के आने पर उन्हें थोड़ा सुख तो मिले। कमला जी ने कभी भी अपनी बड़ी बहन को यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके बच्चे नहीं हैं। रमेश और राजेश दोनों ही कामिनी जी को मौसी माँ कहते हैं और दोनों ही उनसे बड़ा प्यार करते हैं। पूरा महीना होने के बाद मैं घर नहीं गई। इस शनिवार को शाम ऑफिस के बाद कमला जी गांव के लिए निकल पड़ी। जब प्रिया को पता चला कि उसकी छोटी सास गांव आ रही है, तो वो भी चालाकियां दिखाते हुए रसोई में जाकर खड़ी हो गई, और जैसे ही उसने घर के अंदर आते हुए अपनी छोटी सास को देखा तो रसोई में कामिनी जी के हाथ बटाने लगी। लाओ माँ जी, मैं सब्जी बना देती हूँ। जबरदस्ती बनी हुई सब्जी में हाथ लगाकर कलछी चलाने लगती है, जिससे सभी लोगों को यह लगे कि खाना प्रिया बना रही है। उसके बाद सभी को खाना खिलाती है, जिसे देखकर कमला जी खुश हो जाती है कि चलो बहू के आने से उनकी बहन को कुछ तो आराम मिला। सभी के खाना खा लेने के बाद कामिनी जी रसोई में बर्तन समेटकर धोने लगी, तो उनकी छोटी बहन यानी कि कमला जी कहती है, दीदी आप क्यों बर्तन धुल रही हो, बहुत धुल लेगी। यह बात प्रिया भी सुन लेती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी छोटी सास तेज है, उसकी नजरों में तो उसे अच्छा बनना ही है, और बाकी बड़ी सास को तो वह बुद्धू बनाकर रखती है। बातें बनाते हुए रसोई में जाती है और कहती है, अरे माँ जी आप आराम से अपने कमरे में जाओ, ये सारे बर्तन मैं धुल लूंगी, आप दोनों आराम से बातें करिए। कमला जी बड़ी बहन का हाथ पकड़कर रसोई से ले गई। इधर बहू ने कह तो दिया, लेकिन इतने सारे बर्तनों का ढेर देखकर उसे चक्कर आ रहा था। बड़बड़ाते हुए उसने बर्तनों को साफ किया।
बड़ी बहन के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर कमला जी कहती है, क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ढंग से खा पी नहीं रही हो, बड़ी दुबली लग रही हो। देखो तुम्हारे ब्लाउज कितने ढीले हो गए हैं, कंधों से उतर रहे हैं। अब घर में बहू आ गई है, आराम से बैठकर खाने को मिल रहा है, पहले जितनी जिम्मेदारियां भी नहीं है। फिर भी मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे स्वास्थ्य में बदलाव आता जा रहा है। कामिनी जी अपनी बहन से कुछ कह पाती तब तक कमरे में बहू प्रिया आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी सास छोटी सास से मेरी शिकायत लगा दे। कहती है, अरे छोटी मम्मी जी आप परेशान क्यों होती है? आपकी गैर मौजूदगी में मैं बड़ी मम्मी जी का खूब अच्छे से ख्याल रखती हूँ। क्यों मम्मी जी, मैं आपको सुबह की चाय बनाकर पिलाती हूँ ना, और घर के सारे कामों में भी उनका हाथ बटाती हूँ। बड़ी मम्मी जी की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। बहू की बात सुनकर कामिनी जी प्रिया का मुंह ताकती रह गई कि घर के ज्यादातर काम मैं ही करती हूँ, लेकिन बहू अपना नाम ले रही है। कमला जी अपनी बड़ी बहन के चेहरे को पढ़ लेती है और उन्हें ऐसा समझ में आता है कि कुछ तो बात है जो उनकी बड़ी बहन उन्हें बताना चाह रही थी, लेकिन बता नहीं पाई। बहू ने आकर बीच में ही बात काट दी। 2 दिन तक कमला जी घर पर रुकती है तो बहू आगे पीछे काम करती रहती है, रसोई का काम भी करती है, लेकिन उसे यह 2 दिन काम करना बड़ा भारी सा लग रहा है, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा। फिर सोचती है, जाने दो छोटी सास को, फिर पूरे हफ्ते तक पैर फैलाकर अपने कमरे में सोऊंगी, कोई काम धाम नहीं करूंगी। सुबह सुबह कमला जी कहती है, बहू रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, घर के रसोई का सामान भी खत्म होने को है, जो जो सामान लाना हो उसकी लिस्ट बनाकर दे दो। अगली बार जब मैं आऊंगी तो सारा किराने का सामान ले आऊंगी। झट से बहू किराने का सामान की पर्ची बनाकर छोटी सास को पकड़ा देती है। पर्ची देखकर छोटी सास हैरान रह जाती है कि पर्ची में बहू ने किराने के सामान के साथ साथ कम से कम 5 किलो मेवा लिख दी है, जिसमें काजू बादाम किशमिश और भी तमाम मेवे लिखती है। बहू इतनी सारी मेवा मंगाकर क्या करोगी? 1 महीने के हिसाब से यह बहुत ज्यादा है। अरे छोटी सासू माँ, कल आप ही तो कह रही थी कि आपकी बड़ी बहन दुबली हो गई है, उन्हीं के लिए ये सारे मेवे मंगा रही हूँ। अगली बार जब आप आओगी तो मैं उन्हें खिला पिला कर खूब मोटा कर दूंगी, जिससे आपको यह न लगे कि आपकी बहन दुबली हो गई है। खैर, कमला जी पर्चा अपने पति को पकड़ा देती है और घर का सारा सामान दूसरे ही दिन उनके पति लाकर रख देते हैं। बहू, अब मैं 15 दिन के बाद आ पाऊंगी, रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी, क्योंकि अगले शनिवार को मुझे अपनी सहेली के पोते के जन्मदिन में जाना है, जो शहर में ही रहती है। यह सुनकर प्रिया खुश हो गई कि चलो अच्छा है, जितने अधिक दिन बाद आएगी उतना मुझे आराम है। तुम्हारी सीधी सादी बहन से खूब काम करवाऊंगी। 15 दिन बाद जब रक्षाबंधन आने का समय होता है तो कमला जी फिर से घर आती है। बहू के मायके जाने की तैयारी चल रही है। बहू के लिए साड़ियाँ भी खरीद के लाई है। बहू, तुम अपने मायके जा रही हो, यह हम दोनों की तरफ से 2-2 साड़ियाँ तुम्हारे लिए है। फिर अपनी बहन की तरफ देखती है तो कहती है, क्या हुआ दीदी, तुम्हारा स्वास्थ्य अभी भी खराब लग रहा है? उन्हें इतनी सारी मेवा मंगवाई थी, खाती नहीं हो क्या? मेवा तो प्रिया ने अपने कमरे में उठाकर रख ली थी, थोड़ी थोड़ी रसोई के छोटे छोटे डब्बों में निकाल दी थी। रोज सुबह प्रिया कमरे में मेवे का नाश्ता करती थी। कमला जी पूछती है, बहू 15 दिन में इतनी सारी मेवा खत्म हो गई? हाँ छोटी सासू माँ, मैंने मेवा रसोई में डब्बों में भर कर रख दी थी, मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, सारी मेवा बड़ी सासू माँ खा गई। कमला जी समझ जाती है कि बहू झूठ बोल रही है। बहू खाने पीने में बहुत ही चालाक और तेज तर्रार है, साथ ही कामचोर भी है। कमला जी को बहन के गिरते हुए स्वास्थ्य का पता भी चल गया था। रक्षाबंधन पर बहू के मायके जाने पर कमला जी बहन से सब कुछ पूछती है तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर कमला जी को बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वह बहू को सबक सिखाने का सोच लेती है। कमला जी अपनी बड़ी बहन से कहती है, जैसा जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा ही करते रहना, डरने की जरूरत नहीं है दीदी। आपको तो पता है बचपन से ही सभी लोग हम दोनों से कहते थे कि हम दोनों बहनों की शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती है। ऐसा लगता है कि हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। कद काठी भी एक जैसी है और शक्ल सूरत भी एक जैसी है।
कितने बार लोग धोखा खा जाते थे कि कौन सी कामिनी है और कौन सी कमला। बस हमारे पहनावे से ही फर्क होता है। आज हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। अपनी बड़ी बहन का सामान एक बैग में पैक करते हुए कमला जी कहती है, दीदी आप कुछ दिनों के लिए शहर चली जाओ, मैं आपकी जगह गांव में रहूंगी। कमला जी अपनी बड़ी बहन को शहर भेज देती है और खुद ही गांव में कुछ दिनों की छुट्टी लेकर रुक जाती है, क्यों बहू को सबक जो सिखाना है। कुछ दिन बाद बहू रक्षाबंधन का त्योहार करके ससुराल आ गई। जिस मायके से आई थी, आते ही कहने लगी, आज तो बहुत थक गई हूँ। कमला जी बहू से कहती है, बहू रक्षाबंधन पर मेरे मायके से कोई नहीं आ पाया था, इसलिए मेरे भाई भाभी आज राखी बंधवाने के लिए आ रहे हैं। तुम 1-2 घंटे आराम कर लो, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करो, क्योंकि भैया भाभी आएंगे तो खाना खाकर ही जाएंगे और पहली बार बहू के हाथ का खाना खाएंगे। कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। बहू जो कि अभी तक अपनी छोटी सास को बड़ी सास समझ रही थी, प्रिया भी धोखा खा गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि गांव में जो सास उसके पास है वह बड़ी सास नहीं बल्कि छोटी सास है, कमला जी, और वह अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन कर रह रही है। प्रिया कहती है, माँ जी मुझसे इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनेगा, एक काम करो खुद ही रसोई में जाकर खाना बना लो। रसोई में पहले ही बने हुए खाने को थाली में परोसकर प्रिया अपने कमरे में जाने लगी। कमला जी कहती है, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, घर में 4 मेहमान आने वाले हैं और तुम्हें क्या लगता है बहू के आगे मैं रसोई में काम करूंगी, भैया भाभी क्या सोचेंगे, उनकी बहू कितनी कामचोर है, क्या तुम अपने ऊपर कामचोर होने का ठप्पा लगवाना चाहती हो? चलो जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाओ। कमला जी प्रिया की एक नहीं सुनती और उसे रसोई में खाना बनाने के लिए भेज देती है। बड़बड़ाते हुए प्रिया रसोई में थोड़ा बहुत खाना बनाती है, बाकी का अपनी सास के लिए छोड़कर कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर बैठ जाती है। कमला जी जब रसोई में जाती है तो देखती है कि बहू ने सारा खाना नहीं बनाया है। तब कमला जी बहू के कमरे में जाकर कहती है, बहू जब तुम्हारे मायके वाले आए थे तो मैंने अकेले खाना बनाया था, तब तो तुम मेरा हाथ बटाने के लिए नहीं आई थी, और आज जब मेरे मायके वाले आ रहे हैं तो तुम मुझसे काम करने की बात कर रही हो। थोड़ी देर में कमला जी के भाई भाभी आ गए। कमला जी ने राखी बांधने के बाद सबको खाना परोसने के लिए कहा। इस बात पर प्रिया चिड़चिड़ा गई और भड़कते हुए कहने लगी, मैं किसी के लिए खाना नहीं परोसने वाली, खाना रसोई में बनाकर रख दिया है, जाकर खुद परोस लो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम सब लोगों के लिए खाना परोसूंगी। अभी तक तो तुम रसोई का सारा काम करती आ रही थी, पहले तो कभी कुछ नहीं कहा, आज कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रही हो। जाने दो तुम्हारे भैया भाभी को, तो फिर बताती हूँ। बहू की बात सुनकर कमला जी समझ गई थी कि मैं नहीं रहती तो मेरी बहन के साथ बहू किस तरह का व्यवहार करती होगी, और मेरी सीधी सादी बहन इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाती होगी। बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर कमला जी को बहुत गुस्सा आता है कि बहू यह भी नहीं देख रही कि घर में उसके सास के मायके वाले आए हैं। कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कमला जी अपने भाई भाभी को खाना खिलाकर सारे बर्तन बेसिन में रख बहू के कमरे में जाकर कहती है, बहू सारे बर्तन बेसिन में पड़े हैं, जाकर धो दो। तभी प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, मुझसे बर्तन नहीं धुलेंगे, मेरे बड़े बड़े नेल्स टूट जाएंगे। इस पर गुस्सा होते हुए कमला जी कहती है, बहू आज के आज अपने मायके से भाई भाभी और अपने पिताजी को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्रिया भड़कते हुए कहती है, आपको उनसे क्या बात करनी है? बहू तुम फोन करती हो या मैं फोन करके बुलाऊं? क्योंकि अब मुझे तुम्हारे मायके वालों से बात करनी है। मुझे बताना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने से पहले कुछ भी काम धाम नहीं सिखाया, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं दी। उनकी बेटी को घर में 4 लोग आए हैं, किस तरह से अपनी सास से बात करते यह भी नहीं बताया है क्या? तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। अगर घर में 4 रिश्तेदार आए तो क्या तुम्हारी भाभी माँ से खाना बनवाती है? मेरी भाभी मेरी माँ से खाना क्यों बनवाने लगी? भाभी है ना बनाने के लिए। मेरे मायके में मैंने कुछ काम नहीं किया और न ही मेरी माँ करती है, सब कुछ मेरी भाभी संभालती है। तो फिर अपनी भाभी से तुमने कुछ नहीं सीखा कि ससुराल को किस तरह से संभाला जाता है, कैसे काम किया जाता है? सिर्फ बैठकर खाना नहीं खाया जाता,
क्या अपने मायके में कुछ काम धाम नहीं सीखा तुमने? नहीं पता था कि ससुराल में जाकर काम भी करना पड़ता है? और वैसे भी हमारा परिवार बहुत छोटा है, जिसमें हम भी तुम्हारी सारे कामों में सहायता करते हैं। थोड़ा बहुत खाने पीने का काम भी तुम नहीं कर सकती हो। पूरा दिन पलंग तोड़ती रहती हो। अब बस मुझसे यह सहन नहीं होता है। अगर पलंग ही तोड़ना है तो अपने मायके में जाकर रहो और अपने भाभी के हाथों के बने हुए खाने को ही खाओ। हम तुम्हें ससुराल में पलंग पर बिठाकर खाना नहीं खिला पाएंगे। इधर शहर में कामिनी जी को पता चल गया था कि घर में भाई भाभी राखी बंधवाने के लिए आ रहे हैं, तो वह भी गांव आ गई। अपने बड़ी सास को आंगन में खड़ा हुआ देखकर प्रिया के होश उड़ गए कि अगर यह बड़ी सास है तो मेरे साथ अभी 2 दिन से जो साथ में रह रही थी वह कौन थी? तभी कमला जी कहती है, बहू इसमें चौंकने की जरूरत नहीं है। दीदी 2 दिन के लिए शहर गई थी। गांव में मैं तुम्हारे साथ रह रही थी और मैंने देख लिया कि किस तरह से तुम मेरी बहन के साथ व्यवहार करती हो। अकेले कमरे में जाकर खाना खा लेती हो, न किसी को खाने के लिए पूछती हो और न कोई काम करती हो। अगर ससुराल में रहना हो तो तुम्हें काम सीखना होगा, नहीं तो बुलाओ अपने मायके वालों को और वापस अपने मायके चली जाओ। यह सब देखकर प्रिया के होश उड़ जाते हैं, सक पका जाती है और कमला जी के पास आकर कहती है, माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे मायके वालों को मत बुलाओ। मैं अब किसी से गलत नहीं बोलूंगी और घर के सारे के काम भी करने लगूंगी। मायके में सभी लोगों को पता चलेगा तो सबसे पहले तो मेरी भाभियां ही मुझ पर हंसेंगी, जबकि सबको मायके में यही लगता है कि मैंने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। सारे काम धाम मैं ही करती हूँ। अगर उन्हें हमारी शिकायत मिल गई तो वह भी मेरी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार पसंद नहीं, लेकिन अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार करती हो। शुक्र है कम से कम तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान तो है, लेकिन जो व्यवहार तुम अपनी माँ के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती वह तुम अपनी सास के साथ कैसे कर सकती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें बहू। सोचो, जब तुम अपनी माँ के लिए इतनी चिंता करती हो, लेकिन जब तुम्हारी माँ को रसोई में दिन भर काम करना पड़े, तबीयत खराब होने पर भी उन्हें काम करना पड़े और तुम्हारी भाभी कोई काम न करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम ऐसा ही व्यवहार मेरी बहन के साथ करती थी। उनकी तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने घर के सारे काम करवाए। चली जाओ अपने मायके और तब तक वापस मत आना जब तक कि काम धाम न सीख लेना। हमने तुम्हें इतने लाड प्यार से रखा, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। तुमने जिस चीज की फरमाइश की हमने तुम्हें ना कर दिया, लेकिन तुमने हमारी बहन के सीधेपन का गलत फायदा उठाया। कमला जी की बातें सुनकर प्रिया के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ में आ गया था कि अभी तक वो अपनी बड़ी सास के साथ जो व्यवहार कर रही थी वो गलत था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दरअसल मायके में कभी उसे यह सिखाया ही नहीं गया था कि ससुराल में कैसे रहना है, और ससुराल में जाकर भी उसे सीधी सादी सास मिल गई। जैसा वह कहती थी वैसा कामिनी जी करती गई। लेकिन आज जब कमला जी ने उसे ससुराल में रहने के तौर तरीके सिखाए और खुद की माँ पर जब बात आई, तब उसे समझ आया कि हाँ, ससुराल में उसके कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे उसे निभाना होगा। जब ससुराल वाले हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति सोचने की, घर के कामों को करने की। बड़े बुजुर्ग से भी उम्र हो जाने पर रसोई में काम नहीं बनते, इसलिए बहू का काम है रसोई को संभालना। बूढ़े बुजुर्ग अपने ऊपर के काम करते रहेंगे। बहू, हम यह नहीं कह रहे कि हम दोनों बहनें कुछ नहीं करेंगे। तुम रसोई संभालो, हम ऊपर के काम देख लेंगे, जिससे हम सब मिलजुल कर आराम से रह सकते हैं। प्रिया के चेहरे को देखकर कमला जी को समझ में आ गया था कि उसे अपनी गलती पर पश्चाताप है। फिर वह बहू को प्यार से समझाती हुई कहती है, बेटा, सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है, हमें पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है, तो क्यों न तालमेल बिठा कर रहे। कमला जी की बात प्रिया के समझ में आ जाती है और वह गलती मानती हुई कामिनी जी से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दो। सच में मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब मुझे समझ में आ गया है और मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। कामिनी जी और कमला जी बहू को माफ कर देती हैं। प्रिया को कमला जी की बात समझ में आ जाती है और धीरे धीरे वह खुद में सुधार लाने की कोशिश करती है। इस तरह से अब तीनों सास बहुएं बहुत ही आराम से घर में रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए।
साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।